पानी पी लेंगे। Z lies on the boundary of C1, Z0 plus H lies in the circle C1, R is the radius of C1 and C1 circle lies entirely in closed contour C। ठीक है भाई, इसके बाद बात करेंगे हम जो भी है। अब सिलेक्शन आपको करना भाई H small enough to show that modulus of H is less than equal R/2। इतना लिया है कि भाई इस H की जो वैल्यू है वो किससे लेस देन इक्वल है, R/2 से लेस देन इक्वल है। R/3 से भी ले सकते थे, R/4 से भी ले सकते थे, इस वजह से लिया है क्योंकि इंटायरली रूप से कहाँ जाएगा, फिर अंदर ही आ जाएगा। R से छोटा ले लेंगे, मतलब R/3 ले लो, R/4 ले लो, R/2 ले लिया इन्होंने, जैसे कि मॉडुलस ऑफ H इज लेस देन इक्वल R/2। therefore Z0 plus H lies within C, since Fz is analytic on C1, it is bounded therefore for some positive real number, बाउंडेड भी दी हुई थी भाई थ्योरम में, पॉजिटिव सम रियल नंबर we have capital M, we have modulus of Fz is less than equal capital M। also Z minus Z0 minus H, देखो भाई आपका Fz एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन हमेशा बाउंडेड फंक्शन होता है, तो हमेशा बाउंडेड फंक्शन होगा, तो बाउंडेड होगा तो डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर कैपिटल M such that modulus of Fz is less than equal capital M for all Z belongs to C। अब C1 की बात कर रहे हैं तो for all Z belongs to C1, C1 सर्किल पे वर्क कर रहे हैं तो for all Z belongs to C1 analytic on C1 it is bounded therefore for some positive some real number capital M we have for all Z belongs to C1। ठीक है भाई, अब हमें इसकी वैल्यू 0 प्रूव करनी थी, तो इसकी वैल्यू 0 प्रूव करने के लिए इसका क्या निकाल, देखो आपने पढ़ा होगा मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2, ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ x1 माइनस के मॉडुलस ऑफ x2, और प्लस में प्लस वाला ग्रेटर होता है, तो यहाँ से हम इस वैल्यू को अप्लाई करेंगे इस कंडीशन को, तो ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा आपका कितना, z माइनस Z0 का मॉडुलस माइनस मॉडुलस ऑफ h, सिंस
मोड ऑफ x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल होता है मोड ऑफ x1 माइनस के मोड ऑफ x2। वैल्यू ऑफ दिस, हाँ भाई वैल्यू ऑफ दिस कितनी थी r और इसकी वैल्यू कितनी थी r/2, तो इक्वल कितना आ गया है r/2। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो किससे लेस ग्रेटर देन इक्वल आ गई r/2 से ग्रेटर देन इक्वल आ गई। वैल्यू ऑफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल r/2। वो इक्वेशन फर्स्ट ये सेकंड है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है C1 सर्किल पे। नाउ मॉडुलस ऑफ h/2 pi iota over the circle C1 fz dz upon z minus z naught माइनस h और z माइनस z नॉट का होल स्क्वायर का मॉडुलस। अब मोड लगा दीजिए भाई अलग अलग सभी पे। जब मोड लगाएंगे तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ h। 2 पाई आयोटा का मॉडुलस कितना होगा 2 पाई। आयोटा का इमेजिनरी का रियल पार्ट हो जाता है भाई। ओवर द सर्किल C1 ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ fz, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ dz और ये हो जाएगा z माइनस z नॉट माइनस h का मॉडुलस और ये हो जाएगा आपका z माइनस z नॉट के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है भाई, वैल्यूज रिप्लेस कीजिए भाई। अभी जितनी भी वैल्यूज निकाली हैं आपने वो वैल्यूज रिप्लेस कीजिए। करो भाई वैल्यूज रिप्लेस करो। हाँ भाई वैल्यू रिप्लेस करो, कर पाओगे या नहीं। आती है जब भी तो है 5 नंबर में आती है। शुरू की 4 थोड़ा में 8वें चैप्टर में पहली कल हो चुकी थी, एक ये हो रही है, एक 3 तो 3 एनालिटिक ऑफ ए एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक 3 सभी की सेम प्रोसेसिंग है। आपको तो जीरो प्रूव करना है, आपके माइंड में एक कैलकुलेशन फिक्स है कि जीरो प्रूव करना है और इसका मॉडुलस निकालना है। ये भी पता है आपको मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस ऑफ h की वैल्यू चाहिए। तो मॉडुलस ऑफ h की वैल्यू जैसे आप r/3 मानते तो r/3 के अकॉर्डेंस बन जाती। हमें तो इसके अंदर लाना है z नॉट प्लस h को। r/4 मानते तो उसके अकॉर्डेंस आ जाता, तो आपने r/2 माना है, बस इतना कर दिया। अब इसकी वैल्यू और निकाल दी, ये निकाल दी। अब उसमें हम वैल्यू रख देंगे, मॉडुलस लगा दिया सभी पे। इसका मान किससे लेस देन इक्वल लिया था कैपिटल M से। इसकी वैल्यू किससे छोटी थी r/2 से। अब वहां लेते तो r/3 हो जाता। इसकी वैल्यू किससे छोटी है r/2 से। बस वैल्यू रख देंगे और लिमिट s टेंड्स टू 0 है तो इस पे लग जाएगी आपकी लिमिट। देखो भाई आवाज तो करेंगे ना भाई 2 पाई। अब भाई z माइनस z नॉट माइनस h कितना था r/2 और ये कितना था आपका r² और ये वैल्यू थी आपकी r/2 और ओवर द कंटूर ये मोड ऑफ fz किससे लेस देन था कैपिटल M से और ये बचा मॉडुलस ऑफ dz। मॉडुलस ऑफ dz की वैल्यू कितनी होगी आर्क लेंथ ऑफ सर्किल और आर्क लेंथ ऑफ सर्किल कितनी आएगी 2 पाई r। कितनी आएगी भाई ये वैल्यू आएगी आपकी 2 पाई r। मॉडुलस ऑफ h m ये 2 पाई r² r/2 और ये हो जाएगी आपकी 2 पाई r। जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कीजिए। 2 से आपका 2 कैंसिल और 2 पाई r से आपका कौन सा ये पाई r होती है सर्कल की लेंथ। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी 2m अपॉन r² इंटू मॉडुलस ऑफ h, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है भाई। अब ये c की जो वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी C1 के और C1 की वैल्यू किससे लेस आई है इससे लेस आई है। तो यहां से वैल्यू उठा के कहाँ रख दें इक्वेशन नंबर 2 में
और इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, और लिमिट s टेंड्स टू 0। बस इतना सा काम और करना, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, और वैसे आसान थ्योरम है, थ्योरम आसान है, कैलकुलेशन ज्यादा है, बस और कुछ नहीं इसमें। Therefore, by equation 2 and 3, by equation 2 and 3, आ तो जाती भाई, ये भी कंफर्म है, सही है, आ जाती उससे डायरेक्ट s टेंड्स टू 0 पे। इसी चीज़ को हम मतलब कई दिन से सोच भी रहे थे, पहले भी कराया था, बट पता नहीं उन्होंने डेरिवेटिव की पूरे सर्कल से C1 से सॉल्व करके दिखाया है, चलो करा देते हैं, फिर अभी नंबर ना दे तो ना ही दे आपको 5 नंबर के सर। वैसे s टेंड्स टू 0 लगाने पर डायरेक्टली वो 0 होता है भाई, h आपका आउट है, उसकी वैल्यू चाहे कुछ भी निकल के आए, हमें इससे कुछ मतलब ही नहीं हो रहा, s टेंड्स टू 0 को डायरेक्टली h 0 हो रहा है, वो निकल के आ रहा है। कर तो सकते हैं, पर एग्जामिनर पे भी तो डिपेंड करता है ना, वो सारी चीजें ये हैं, ये सारी वैल्यू। तो क्या आप बॉयज आ पा रही है भाई, इनको बॉयज नहीं आ रही है, आपको तो आ रही है भाई, वहां तक बॉयज नहीं जा पा रही है शायद। चलो ठीक है, तो बाई इक्वेशन 2 and 3, बाई इक्वेशन 2 and 3, ये कितना हो जाएगा भाई आपका h अपॉन 2 पाई आउटा। अब C1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, C में, एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच और जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू m अपॉन आर स्क्वायर मॉडुलस ऑफ h, मॉडुलस ऑफ h। इक्वेशन नंबर 4, अब लिमिट s टेंड्स टू 0 लगाइए भाई, एंड इट इज फॉलोज दैट the left hand side of 4 left hand side of 4 approaches to 0 as s tends to 0, as s tends to 0. Hence by equation first, hence by equation first over the contour C f z dz, सॉरी भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है वो लगाइए भाई, लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ जेड नॉट प्लस h माइनस का एफ जेड नॉट अपॉन h, और ये कितनी निकल के आई थी भाई 1/2 पाई आउटा ओवर द कंटूर C एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर और प्लस का 0। प्लस का क्या था भाई, इसमें ये जो वैल्यू आई है वो किसके इक्वल आई है, 0 के इक्वल आई है।
तो ये जो लिमिट है वो किसकी है भाई, डेरिवेटिव की। तो एफ डैश जीरो एफ डैश जेड नॉट 1/2 पाई आउटा ओवर द कंट्रोल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर एंस डायरेक्टली पहली थ्योरम का अपकलन कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो फर्स्ट का, देखो तो भी ये रिजल्ट निकल के आ जाता है। हाँ देख लिया भाई, सामने से जाइए। एक थ्योरम है से नेक्स्ट वाली, उससे आप घर से करके लाओगे। नहीं सर क्या होता है, हाँ सर कहो। देखो नेक्स्ट थ्योरम है आपकी थ्योरम नंबर, अच्छी थ्योरम है वो एग्जाम की दृष्टि से। देखिए नेक्स्ट जो थ्योरम है आपकी थ्योरम नंबर 8.2.2 8.2.2 मिल गई। अब देखो एग्जामिनर भी स्टेटमेंट लिखना वही पसंद करता है जो सबसे छोटा हो, या फिर वो दे देता है आपको स्टेटमेंट एंड प्रूफ, ठीक है। अब इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है मात्र एक लाइन का है भाई केवल, द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज इटसेल्फ एन एनालिटिक फंक्शन, द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज अगेन एनालिटिक फंक्शन। तो आपको प्रूव करना है कि डेरिवेटिव जो एनालिटिक फंक्शन का होगा वो भी कैसा होगा, एनालिटिक होगा। अब एनालिटिक होगा, ये थ्योरम देखो कितनी बार आई हुई है, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2002, 3, 6, 8, 12 और भरतपुर यूनिवर्सिटी 2018। तो कहने का मतलब क्या हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब एनालिटिक, अब देखो थ्योरम का स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है वो समझिए, फिर आपको करना क्या है घर से वो हम आपको बताएंगे। द डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन, अब भाई द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, तो ये क्या निकला है बताना, डेरिवेटिव तो निकला है किसका, एनालिटिक फंक्शन का। द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज अगेन एनालिटिक। अब इसको फिर से एनालिटिक प्रूफ करना है, अब इसको फिर से एनालिटिक प्रूफ करना है तो इसका क्या एग्जिट करना चाहिए, डेरिवेटिव एग्जिट करना चाहिए। तो इसका क्या एग्जिट करना चाहिए, डेरिवेटिव। जैसे डेरिवेटिव के लिए सिर्फ पिछली वाली थ्योरम की है, अब वहां पे z0 प्लस एच के स्थान पे क्या होगा, एफ डैश z0 प्लस एच माइनस के एफ डैश z0 अपॉन एच, तभी तो सेकंड डेरिवेटिव निकलेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव का भी क्या कर दिया आपने, एक बार और डेरिवेटिव कर दिया, तो एफ डबल डैश z0 कैसे आएगा, एफ डैश z0 प्लस एच माइनस एफ डैश z0 अपॉन एच, वही वाली प्रोसेसिंग चलेगी। अब सेकंड डेरिवेटिव के लिए देखो इन्होंने यही किया है थ्योरम में, देखो एफ डैश z0 प्लस एच माइनस एफ डैश z0 अपॉन एच। अब इस कैलकुलेशन को फिर से सॉल्व किया है, अब नीचे होल क्यू बनाना है भाई, सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर रहे हो तो नीचे क्या बनाओगे, होल क्यू। होल क्यू बनाने के लिए फिर वही z माइनस z0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस करना है तो माइनस एच और प्लस एस ऐड करेंगे, सबस्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों टर्म को सेपरेट करेंगे और एक टर्म तो आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में, सेकंड टर्म को हम क्या करेंगे, जीरो, और जीरो करने के लिए फिर से वही सर्किल लेंगे C1, और C1 सर्किल के लिए H ऐसा पॉइंट लेंगे जो इंटाली रूप से C के अंदर हो और उसकी वैल्यू जीरो प्रूफ कर देंगे। तो आ गई समझ में थ्योरम क्या करना है। तो इस वजह से अब हम आपसे कह रहे हैं कि आप ये थ्योरम घर से करके लाओगे स्वयं, ठीक है भाई। और इसके बाद इसमें एक कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला बताएंगे एनवी डिफरेंशिएशन के लिए, और उसके बाद क्वेश्चन से और यूनिट फिनिश है, ठीक है। ये थ्योरम आप करके लाओगे घर से, ठीक है भाई। हाँ नहीं नहीं कॉशी इनइक्वालिटी नहीं, ये वाली थ्योरम करके लाओ केवल, और इसके बाद एक फॉर्मूला कराएंगे हम आपको एनवी डेरिवेटिव का।
एनवी डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला कराऊंगा, उस पर क्वेश्चन कराने हैं। कल आपकी यूनिट बिल्कुल फिनिश हो जाएगी ये वाली। ठीक है, ये तीनों थ्योरम सिमिलर हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, तो ठीक है भाई, तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार भैया, कल मिलेंगे।